गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया को बताता है। भाग 20 दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संविधान की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात संविधान संशोधन को 3 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग के लिए पृथक पृथक प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कि निम्नलिखित है। यह है साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत और विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण बहुमत से जो संशोधन प्रक्रिया होती है वह अनुच्छेद 169, 229 में आती है। इसमें संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है और इन अनुच्छेदों को 368 के क्षेत्र से परे भी रखा गया है। विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत, इसमें संविधान के वे सभी उपबंध आ जाते हैं जो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन में शामिल नहीं है। इसमें संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत आवश्यक होता है, अर्थात उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अर्थात संविधान संशोधन का विशिष्ट बहुमत उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले के 2/3 बहुमत से माना जाता है। इसके अंतर्गत जैसे विशिष्ट बहुमत से जो बदले जा सकते हैं वो है मौलिक अधिकार। तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। इस श्रेणी में वे उपबंध आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। इसमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। इस उपबंध में निम्नलिखित आते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, 55, संघ तथा राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73, 162, संघ तथा राज्य न्यायपालिका, अनुच्छेद 124, 147, 214, 231, 241, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, अनुच्छेद 245 से 255, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में और अनुच्छेद 368। संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, अर्थात ये जो तीनों संशोधन है, इस संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकती है जब वह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तब राष्ट्रपति के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अर्थात जब प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य है, अर्थात वह बाध्य है, वह उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता।
यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। जिस प्रकार साधारण बहुमत के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, उसी प्रकार संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अर्थात संविधान संशोधन में यदि दोनों सदनों में गतिरोध है तो संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन को निम्नलिखित 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। यह चुनौती है, 2 आधारों पर इसे चुनौती दी जा सकती है। यह पहली है संविधान का मूल ढांचा, अर्थात यदि संशोधन से मूल ढांचा नष्ट हो रहा हो तो वह संशोधन नहीं किया जा सकता। और दूसरा है संशोधन के लिए जो विहित प्रक्रिया है, यदि उसका पालन नहीं किया जाता तो वह संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात संविधान संशोधन को 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संशोधन मूल ढांचे को नष्ट कर रहा है और दूसरा, संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर एवं लचीली प्रक्रिया है, अर्थात संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह एक कठोर प्रणाली हो गई, लेकिन कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जिन्हें संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान संशोधन में संशोधन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें साधारण बहुमत और विशिष्ट बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें विशेष बहुमत और साथ ही राज्यों के अनुसमर्थन के बिना बदला नहीं जा सकता। संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो कि केशवानंद भारती के केस 1973 के तहत यह निर्णय दिया गया है। संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधेयक की तरह ही होती है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होती। जनमत की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। ये संविधान संशोधन प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं जिनमें यह कठोर और लचीली संशोधन प्रक्रिया है। यह शक्ति संसद में निहित है। संयुक्त अधिवेशन का इसमें प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधेयक की तरह ही होती है और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की इसमें आवश्यकता नहीं होती। संशोधन प्रक्रिया में जनमत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान संशोधन हेतु राज्यों के विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। आलोचना। राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात राज्य विधानमंडलों से जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया उनके पास पहुंचती है तो विधानमंडलों के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि वो कितने समय में संशोधन को अनुसमर्थन दे। साथ ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जनता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। यदि राज्य विधानमंडल कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उनके पास संविधान संशोधन के लिए पहल की शक्ति नहीं है। यह पहल की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। इसके अलावा यदि दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में संविधान संशोधन के से संबंधित इस मतभेद को दूर करने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात दोनों में मतभेद होने पर कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव वापस भी लिया जा सकता है अथवा नहीं, अर्थात हमारे संविधान में यह व्यवस्था भी नहीं की गई है कि कोई संविधान संशोधन यदि प्रस्तावित कर दिया गया है किंतु बाद में उसे वापस लिया जाना है तो उसे लिया जा सकता है अथवा नहीं। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी।
धन्यवाद।